फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। आज हम लोग देखेंगे बीएससी फाइनल ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 26 में प्रिपरेशन ऑफ पायरीडीन को आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग घबराइएगा मत कि ये बीएससी फाइनल ईयर बोल दिए तो बिल्कुल बस बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्योंकि हम बीएससी फाइनल ईयर वालों का कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं जिसकी वजह से हमको ये बोलना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी भी ईयर में हैं या फिर किसी भी क्लास में हैं और आपके सिलेबस में दिया गया है कि आपको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ पायरीडीन, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। ये वीडियो आप लोगों के काम की चीज़ है तो आप लोगों को देखना चाहिए। इसे मत घबराया करिए क्योंकि इस क्लास का है, बिल्कुल चीज़ें वही रहेंगी आपको चाहे किसी क्लास में पढ़ना हो। ओके, तो ये डाउट शायद आपका क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों, पायरीडीन को करवाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस मैं सीधे पायरीडीन को करवा रहा हूं। इसके पहले आप लोग अगर जाएंगे प्लेलिस्ट में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप देखेंगे लिखा होगा बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके बाद उसमें लिखा होगा उसके नीचे लिंक लिखा होगा प्लेलिस्ट लिंक। तो उसमें अगर आप लोग जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अरेंज्ड मिल जाएंगी। उसमें पार्ट नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में आपको पायरॉल, फ्यूरॉन, थियोफिन, पायरीडीन, पिपरीडीन, क्विनोलिन, ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल आपको 2 पार्ट में करवाए गए हैं। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा है, आपके स्क्रीन पर आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है। वो यही दोनों ऐसे वीडियो हैं जिसमें ये सारे टॉपिक्स आपको करवा दिए गए हैं ऑलरेडी। एक टॉपिक ये छूटा हुआ था पायरीडीन का, जो कि मैं इसमें करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके पहले उसको देख लीजिए। ये आपको कहाँ मिलेगा तो मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप चाहें तो आई बटन जो आपको कॉर्नर में ऊपर दिख रही है, आई बटन पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तभी ये वीडियोज आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जाके जरूर देखेंगे, वहाँ से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड इन जितने भी टॉपिक्स अभी मैं आपको बताया हूँ, पायरॉल, फ्यूरॉन, थियोफिन, पायरीडीन, पिपरीडीन, क्विनोलिन, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चंस का आंसर वो 2 वीडियो वहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर और ये आपका 26 नंबर, इन 3 वीडियो में आपको करवा दिया गया है। आज ये लास्ट पार्ट है, आप लोगों को उम्मीद करते हैं मज़ा आएगा। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ पायरीडीन। जबकि ये क्वेश्चन आप देखेंगे अपने सिलेबस में उठा करके देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, गिव द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ पायरीडीन, यानी कि 3 चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। प्रिपरेशन भी बताइए, उसका प्रिपरेशन तो आज हम लोग पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी भी बता दीजिए, तो स्ट्रक्चर भी बता दीजिए। अब आप लोग खुद अगर सोच सकते हैं कि इन तीनों चीज़ों को अगर बताया जाए, ये प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन को ही अगर बताया जाए तो ये आपका कई पेज में हो जाएगा, यानी कि काफ़ी लंबा आंसर इसका हो जाएगा, और इतना लंबा लिखना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, वो भी बीएससी थर्ड ईयर में। ये कहीं पता चला एक ही क्वेश्चन को आपको लिखने में पूरा टाइम निकल गया, तो इतना हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है पूरा का पूरा कि प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर दीजिए, तब भी मेरी बात मानिएगा, सिर्फ जो आज हम करवाने जा रहे हैं वही करिएगा। इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, सिर्फ प्रिपरेशन ही करिएगा, पूरा का पूरा मत देने लगेगा, नहीं तो हो गया काम आपका। ठीक है, चलिए अगर इसकी बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे तो 2018 के ये वाले सेक्शन में पूछा गया है, 18 के ही बी वाले में भी पूछा गया है, 17 के बी वाले में पूछा गया। ये तो बस कुछ नमूने हैं 1-2 ईयर के, जो भी मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंस उसकी पता चले। बाकी आप लोग आज से पिछले 5 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए और उसमें मैच कर लीजिए कि पायरीडीन से कितने क्वेश्चंस और किस किस तरीके से पूछे गए हैं। उसमें से आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ प्रिपरेशन के लिए ही पूछे गए हैं और यही पूछा जाना ही चाहिए, यही इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। तो प्रिपरेशन पढ़ना है, प्रिपरेशन को लिखना है। आते हैं अब इसका प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन में क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाएगा, तो ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे। चलिए आते हैं आंसर देखते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पायरीडीन, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। जैसा कि स्ट्रक्चर भी पूछा हुआ है तो स्ट्रक्चर में भी आप इसको अगर 1 नंबर भी पूछता है तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसका होता है पायरीडीन का, सबसे पहले ये देख लीजिए, तो C5H5N होता है। याद रखिए C5H5N होता है, C5H5N होता है पायरीडीन का फार्मूला। और इसके IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम इसका जो होता है एजीन होता है। क्या होता है, एजीन होता है। IUPAC नाम एजीन होता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके की बेंजीन की तरह से ही होती है। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो 6 कार्बन दिख रहा है, 6 कार्बन नहीं है, 5 ही कार्बन है, 5 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, कुछ इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए
यहाँ पर एन होता है एक पोजीशन पर, चाहे आप चाहें तो किसी भी एक पोजीशन पर आपको एन लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन को। और इसके बाद अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट पर ये रहा डबल बॉन्ड आपका, और सभी जगह पर यहाँ पर कार्बन होता है। बाकी जो 5 पोजीशन बच रही है 1 2 3 4 5, पाँचों पोजीशन पर कार्बन, और सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। आप देखेंगे, ये देखिए एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। ये रही पूरी इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर कहने के लिए 6 बनाया गया 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक पोजीशन पर कार्बन ना होकर के नाइट्रोजन होता है। क्लियर। तो 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये भी आप देख लिए हैं, समझ गए हैं। ओके, अब आते हैं प्रिपरेशन पर। प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले एक और आपको हम हिंट देना चाहेंगे, और वो हिंट ये है कि कभी कभी आपसे हो सकता है अलग तरीके से पूछ ले कि जैसे देखिए जो नाम लिखा हुआ जो मेथड का नाम थोड़ा सा आप लोग सतर्क होकर के पढ़िएगा। स्पेलिंग पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, HAUTZSCH होता है, HAUTZSCH होता है। इसको आप अपनी सुविधा के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा प्रोनाउंस करने में, हाउस पढ़ लीजिए, हाउस मेथड। ठीक है, जेड यहाँ पर साइलेंट होता है, हाउस या हाउस मेथड करके आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको जैसा अच्छा लगे, जैसे आप अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर पाएँ। और सबसे बढ़िया है हाउस मेथड ही पढ़ लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो हाउस मेथड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये अगर आपसे पूछ ले अलग से कि हाउस मेथड को लिखिए, हाउस मेथड क्या है, व्हाट इज़ हाउस मेथड, या इसकी इसका हाउस मेथड का मैकेनिज्म बताइए, तो मैकेनिज्म अगर आ जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउस मेथड का मैकेनिज्म अभी हम करवाने ही जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग मैकेनिज्म ही पढ़ेंगे इसका, और इसका जो मैकेनिज्म है वही प्रिपरेशन ऑफ पायरीडीन है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपके, और अलग अलग तरीके से अलग अलग ईयर में आप सबके बनते हैं। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, किसी भी ईयर में किसी भी तरह से पूछे यही आंसर होगा। ओके, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा कि इतने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और अपने प्रीवियस ईयर पेपर में मैच कर लीजिएगा। अब आते हैं इसको प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, इसका मेथड क्या होगा, किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। इट इन्वॉल्व्स द कंडेंसेशन, सबसे पहला टर्म आपको मिल गया कंडेंसेशन। इस बात को शायद उम्मीद करते हैं आप लोग जानते होंगे कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है आपस में कंडेंस होकर के जुड़ जाना, और जुड़ करके रिंग का फॉर्मेशन करना, या कोई बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन करना। क्लियर है, तो कंडेंस का मतलब होता है कोई दो चीज़ें आपस में जुड़ेंगी, और जुड़ने के बाद कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस का मतलब होता है कोई दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, सीधी सी बात है, कोई दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो उसको कंडेंस बोलते हैं। कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद, और यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ दो ही नहीं जुड़ेंगे, काफ़ी मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, आपको भी पता चलेगा। तो कंडेंस, और कौन कौन कंडेंस होगा, कंडेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ बीटा कीटो एस्टर, एस्टर में यहाँ पर ई रहेगा। तो 2 मोल ऑफ, याद रखिएगा 2 मोल, कितना मोल, तो 2 मोल आपको लेना है बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर, कोई भी आपको बीटा कीटो एस्टर लेना है, कितना मोल, 2 मोल लेना है, यानी कि उसका 2 मॉलिक्यूल लेना है। इसके बाद 1 मोल आपको क्या लेना है, एल्डिहाइड लेना है, यानी कि इसका आधा इसका आधा, यानी कि 1 मोल आपको ले लेना है, कोई भी एल्डिहाइड ले लेना है जो भी आपको अच्छा लगे। एंड 1 मोल ऑफ NH3, यानी कि अमोनिया भी आपको ले लेना है 1 मोल ही, यानी कि यही आपका रेशियो रहने वाला है, 2:1 रेशियो रहने वाला है। यानी कि सबसे पहले आपको लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे एग्जाम में कि 2 मोल लेना है बीटा कीटो एस्टर, 1 मोल लेना है कोई भी एल्डिहाइड, और 1 मोल लेना है NH3। इतनी, ये 3 मटेरियल आपको लेने हैं, और 3 मटेरियल ना होकर के 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार होगा, और ये 1 बार होगा, और ये 1 बार, यानी कि टोटल मिलाकर के कितना होगा, 4। प्लस इसके साथ में आपको क्या लेना है, इसके साथ में किसी को और लेना है जो इन सभी को ऑक्सीडाइज्ड करके कंडेंस कर सके। तो ऑक्सीडाइज्ड करके कंडेंस करने के लिए एक आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और वो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे बढ़िया जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसको लेना पड़ेगा, और उसका नाम है HNO3, जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो HNO3 जो होता है बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको लेंगे। ये क्या करेगा, इन सभी को आपस में ऑक्सीडाइज्ड करेगा, और ऑक्सीडाइज्ड करके कंडेंस करके आपस में जोड़ करके बना देगा जो हमको चाहिए वो, यानी कि पायरीडीन बना देगा। तो एक आपको लेना है HNO3। क्लियर, तो बस ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इतनी चीज़ें ही आपको लेने हैं, और ले करके आपको रिएक्शन करवा देना है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, 2 मोल लेना है बीटा कीटो एस्टर, 1 मोल लेना है एल्डिहाइड, 1 मोल लेना है अमोनिया, और प्लस साथ में लेना है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3। उम्मीद करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब आपको पता होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, वे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, गेन करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग याद रखिए इसका। अब आते हैं इसके रिएक्शन पर।
तो सीधा हम यहाँ पर आपको मैकेनिज्म बताने चल रहे हैं, रिएक्शन ना बता करके सीधे मैकेनिज्म ही आप लोग लिखिएगा एग्जाम में, और सीधे मैकेनिज्म ही बताने चल रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग स्टेप फर्स्ट मान सकते हैं। जो अभी एक रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई रिएक्शन नहीं है, स्टेप फर्स्ट आप लोग मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये छोटा सा एक रिएक्शन है, इसको आप लोग स्टेप फर्स्ट मान लीजिए। तो ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या लेना है, सबसे पहला वाला कंपाउंड आप लोग जानते हैं बीटा कीटो एस्टर, अभी हम आपको बताए हैं बीटा कीटो एस्टर लेना है। ये देखिए ये आपका एस्टर होगा, और बीटा कीटो एस्टर में हम लोग लेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर, बीटा क्या होता है आप लोग जानते होंगे, दूसरे कार्बन पर जब कीटो ग्रुप लगा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। एसिटो एसिटिक एस्टर जो होता है वो एक तरह का बीटा कीटो एस्टर होता है, जिसको शॉर्ट में ए भी कहा जाता है। ए का मतलब होता है एसिटो एसिटिक एस्टर। इस पर भी एक बहुत ही लंबा वीडियो बन चुका है, आप लोग चाहें तो जा करके देख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कीटो फॉर्म। क्यों कीटो फॉर्म बोलते हैं, कीटो फॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, और जब कीटोन ग्रुप लगा होता है तो बोलते हैं यह कीटो फॉर्म है। तो कीटो फॉर्म से घबराइएगा मत, कीटो फॉर्म का मतलब होता है जब कीटोन ग्रुप लगा होगा तो उसे बोलेंगे कीटो फॉर्म, ओके। और इसी का एक तीसरा नाम होता है एथिल एसिटो एसिटेट। एथिल एसिटो एसिटेट इसका तीसरा नाम होता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ई उल्टा बोलेंगे। अभी यहाँ पे बोल रहे थे ए और इसको बोलते हैं ई शॉर्ट में इसको बोला जाता है, तो घबराइएगा मत, वही नाम है। एथिल एसिटो एसिटेट भी इसको बोला जाता है, इसी कंपाउंड का नाम। और इसी का एक और नाम होता है जो कि हम पहले बता चुके हैं, बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर एक इसका और नाम होता है। टोटल मिलाकर के इसके 4 नाम हो गए, 4 फॉर्म हो गए। तो आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग एसिटो एसिटिक एस्टर भी बोल सकते हैं, कीटो फॉर्म भी बोल सकते हैं, एथिल एसिटो एसिटेट भी बोल सकते हैं, या बीटा कीटो एस्टर बोल सकते हैं। आप लोग क्या करिएगा, कीटो फॉर्म या तो लिख दीजिएगा क्योंकि ये छोटा सा है, आप लोग समझ जाएंगे, याद भी हो जाएगा जल्दी से, या फिर इस नाम को लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। चारों लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे, पसंद लगे, जो भी आपको याद हो वो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझने वाली बात यह है कि इसको हम लोग कीटो फॉर्म बोलते हैं, और कीटो फॉर्म इसलिए क्योंकि यहाँ पर कीटोन लगा होता है, और इस कीटोन को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक कंडेंसेशन होगा नहीं, और जब तक कंडेंसेशन होगा नहीं तब तक हमारा जो कंपाउंड है वो बनेगा नहीं। तो इसको हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने का मतलब है इसको कीटो से इनॉल फॉर्म में चेंज कर देना होता है। किस फॉर्म में, इनॉल फॉर्म में चेंज कर देना होता है। अब इनॉल फॉर्म क्या है, तो इनॉल फॉर्म कुछ नहीं है, एल्कोहल है। देखिए ऑल का मतलब होता है एल्कोहल, ऑल ग्रुप का मतलब क्या होता है, एल्कोहल, यानी कि जब OH ग्रुप लगा होगा तो बोलेंगे एल्कोहल, यानी कि इनॉल फॉर्म। और जब कीटोन ग्रुप जब लगा होगा यानी कि CO जब लगा होगा तो बोलेंगे कीटो फॉर्म, और OH ग्रुप जब लग जाएगा तो बोल देंगे इनॉल फॉर्म। तो कुछ नहीं होता है इसमें, सीधे सीधे क्या किया जाता है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड दिख रहा है इसको सिंगल किया जाता है। सिंगल करने का मतलब है इसका एक बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पर बना देंगे, और इसका जो अभी 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन उठा करके यहाँ कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन जाएगा यहाँ, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ, हाइड्रोजन जाएगा यहाँ, और इसमें से एक बॉन्ड आएगा यहाँ। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन कट करके चला गया है यहाँ पर। तो बस हो गया इनॉल फॉर्म, कुछ नहीं है इसमें, कुछ करना ही नहीं है, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसको तुरंत आप लोग लिख लेंगे। और ये दोनों देखिए बदलता बिगड़ता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि कभी कभी कीटो फॉर्म में रहेगा, कभी कभी इनॉल फॉर्म में रहेगा। मन किया इनॉल फॉर्म में, मन किया कीटो फॉर्म में, क्योंकि यह एक ऐसा प्रोसेस है उत्क्रमणीय जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि दोनों तरफ चलता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्स भी हो सकता है और आगे की भी तरफ चल सकता है। तो उम्मीद करते हैं पहला स्टेप आपको समझ आया होगा कि सबसे पहले आपको कीटो फॉर्म को लेना है और इनॉल में चेंज कर लेना है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क हो जाइएगा, यही जो कंपाउंड है ना अभी इनॉल फॉर्म वाला, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से भी लिखने चल रहे हैं, तो घबराइएगा मत। यही कंपाउंड भी हम लिखने जा रहे हैं 2 बार। कितनी बार इसको लेना है, 2 बार लेना है। अभी आप यहाँ पे ऊपर देखे हैं कि बीटा कीटो एस्टर को कितनी बार लेना है, 2 बार। तो इसी को भी हम 2 बार लेंगे और थोड़ा अलग स्टाइल में लेंगे, दिखाते हैं आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको लिया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। देखिए आप लोग चाहें तो मैच कर लीजिएगा, अभी पीछे जो अभी कंपाउंड बताया हूँ उसको आप लोग लिख लीजिए और लिखने के बाद मैच कर लीजिए कि सारी चीज़ें वही हैं कि नहीं है। देखिए CH3 था, CH3 से जो दूसरा कार्बन था, दूसरे वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ था। फिर डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड से जो तीसरा कार्बन था, तीसरे कार्बन से H यानी कि CH, और फिर चौथा कार्बन यहाँ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, और इस चौथे वाले कार्बन से C2H5OO या C2OOH5, जो भी आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, C2H5OO आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है वही चीज़, CH3 COH, डबल बॉन्ड से CH लिखा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड से COO C2H5। इसी को हम वहाँ पर लिखे हैं
C2H5 COO, इस तरीके से करके वहाँ पर थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है अपनी सुविधा के लिए, ताकि हमको समझ में आए कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो ऐसा लिखना पड़ता है। आप लोग चाहें तो सीधा भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत नहीं होगा, रिएक्शन गलत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग चाहें सीधा भी लिख सकते हैं, बस वहाँ पे सुविधा के लिए उल्टा सीधा लिखा गया है। क्लियर है, तो यही सेम चीज़ को थोड़ा सा खड़ा करके आपको लिख दिया गया है वर्टिकल में। तो आप देखेंगे इस साइड वाला भी तो एक हो गया, एक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल, लेकिन आपको लेना है 2 मोल, यानी कि 2 मॉलिक्यूल लेना है। जब 2 मॉलिक्यूल लेना है तो एक मॉलिक्यूल और लेना पड़ेगा। ये देखिए CH3, C से OH जुड़ा होगा, फिर डबल बॉन्ड से C से H जुड़ा होगा, फिर तीसरे कार्बन से COO C2H5, यहाँ पे देखिए सीधा लिखा हुआ है COO C2H5, यहाँ पर भी वही चीज़ है COO C2H5, थोड़ा उल्टा करके लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल हमने ये इसको ले लिया। इसके बाद आपको क्या लेना था, एक एल्डिहाइड लेना था। ये देखिए एल्डिहाइड हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें CHO ग्रुप लगा हुआ हो। तो ये देखिए CHO ग्रुप CHO लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे CHO ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड। तो CH3CHO हमने ले लिया, यानी कि मेथिल एल्डिहाइड ले लिया हमने। ठीक है, तो ये आपका हो गया, एक एल्डिहाइड हो गया, और एक लेना था NH3, एक मोल क्या लेना था NH3, तो NH3 को हम लोग नीचे ले लेंगे NHHH, यानी कि N के बाद 3 H, यानी कि NH3 हो गया आपका। तो NH3 हो गया, एक एल्डिहाइड हो गया, 2 कीटो ग्रुप हो गया। ठीक है, कीटो फॉर्म हो गया। तो कीटो को हमने ले लिया, जिसको हम बोले थे बीटा कीटो एस्टर। तो बीटा कीटो एस्टर 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल हो गया एल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल हो गया अमोनिया। तो 3 चीज़ें लेनी थी, तीनों चीज़ हम लोग ले लिए हैं। इसके बाद क्या लेना था आपको, इसके बाद किसके प्रेजेंस में करवाना था, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना था, तो HNO3 आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, HNO3, तो HNO3 हो जाएगा। क्लियर है, बस अब सभी शस्त्र हमारे तैयार हो गए हैं। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करनी है। सभी शस्त्र हमारे तैयार हो गए हैं, बस लड़ाई करनी है। अब आते हैं लड़ाई करते, देखते कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब इसको इस स्टाइल में क्यों लिखा गया, अब देखिए, अब आपको पता चलेगा क्यों लिखा गया है। तो यहाँ से देखेंगे एक H, इधर वाला एक H और इधर वाला O मिल करके बना लेगा एक H2O। क्लियर, और नीचे से आप देखेंगे अमोनिया से एक हाइड्रोजन इधर का और एक हाइड्रोजन इधर का मिल करके, और इधर से जो OH ग्रुप था, इसीलिए हम लोग इनॉल फॉर्म में चेंज किए थे उसको, क्योंकि कीटो में नहीं हो पाता, इनॉल में OH मिलेगा, और ये OH और H मिल करके H2, यानी कि टोटल मिला करके कितने H2O बने, एक H2O यहाँ पर, एक H2O यहाँ पर, एक H2O यहाँ पर, टोटल बन गया 3H2O। 3 H2O यहाँ से निकल गया। अब देखिए, जब निकल गया तो क्या होगा, यहाँ से जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन था ये निकल गया है, 2 बॉन्ड इसका यहाँ से टूट गया है। जब टूट गया है तो इसका इस वाले कार्बन का 2 बॉन्ड खाली बच गया है, और ये बॉन्ड पूरा हो जाएगा यहाँ से जुड़ करके, और ये यहाँ से जुड़ करके इसका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ से देखिए जुड़ गया है। क्लियर है, इन दोनों कार्बन से ये देखिए डायरेक्ट जुड़ गया है, और ये वाला कार्बन। बाकी आप देखेंगे सेम चीज़ें, CH3 और H, CH3 और H, कुछ नहीं किया गया है। इधर वाली सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, ये दोनों चीज़ें देखिए बिल्कुल सेम टू सेम लिखी गई हैं। और क्या कलाकारी की गई है, नीचे कलाकारी की गई है, यहाँ से इतनी चीज़ें निकल गई हैं, और जब यहाँ से निकल गया तो ये जो N है, N सीधे जुड़ जाएगा कार्बन से, और इस वाले कार्बन से, ये देखिए इस वाले कार्बन से ऐसे सीधे जुड़ गया, इस वाले कार्बन से ऐसे सीधे जुड़ गया। और क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके निकले हैं, इसीलिए इन दोनों जो हाइड्रोजन है दोनों का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुक जाएगा, बच जाएगा, जिसको हम लोग एक लोन पेयर बोलेंगे। यानी कि नाइट्रोजन के पास क्या आ गया है, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा में आ गया है, और इसीलिए तो मिलाया गया है HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हम पहले ही बताए हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है किसी से, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस इलेक्ट्रॉन खाली बचा है, इसको लेने के लिए बिल्कुल तैयार है HNO3। क्लियर है, आगे आते हैं। ये देखिए थोड़ा स्क्रीन कट गई थी, ये रही आपकी पूरी स्ट्रक्चर। कुछ नहीं किया गया, बस नीचे थोड़ा सा चेंज किया गया है और थोड़ा सा चेंज ऊपर किया गया है। इसको सीधे जोड़ दिया गया है, इसको सीधे जोड़ करके, और यहाँ पर एक लोन पेयर लिख दिया गया है, कुछ नहीं किया गया। अब यहाँ से आते हैं नीचे की तरफ, नीचे वाले स्टेप में देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये देखिए ये रहा, और यहाँ से हम लोग यहाँ आएंगे, फिर से लेते हैं HNO3, और एक H2O फिर से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पर फालतू में दिख रहा है। ये देखिए थोड़ी सी पूरी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है, ये दो फालतू में बिल्कुल पड़े हुए हैं, साथ में लगे हुए हैं। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी है। आप चाहें तो इधर से भी निकाल सकते हैं, चाहें तो इधर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किधर से भी एक तरफ से निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को नाइट्रोजन अपने पास रखना नहीं चाहता है। और जब रखना नहीं चाहता है तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को हटाएगा, और जब हटाएगा तो इसको यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा। और जब डबल बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये आ जाएगा यहाँ पर,
और जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। और जब जो ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा, इस कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। और 5 बॉन्ड कभी भी कोई भी कार्बन नहीं रख सकता, तो उसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और जब ये वाला बॉन्ड को तोड़ेगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकालना भी पड़ेगा। जब एक ऑक्सीजन को निकालेगा तभी ये बॉन्ड टूटेगा, और ये टूटने के बाद जब ये टूटेगा तो इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो इसको भी पूरा करना है। तो ये बॉन्ड यहाँ ना बन करके यहाँ से टूट करके यहाँ बन जाता है। कहाँ बन जाता है, यहाँ बन जाता है। तो आप देखेंगे पूरा अल्टरनेटिव पे बन जाएगा बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड अल्टरनेटिव पे बन जाएंगे, यानी कि एक एक छोड़ करके, जिसको हिंदी में एकांतर बोलते हैं, एकांतर पर बन जाएंगे। और बनने के बाद यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यानी कि H2O, एक H2O बन जाएगा। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी। कैसे, यहाँ देख लीजिए, एक H2 इधर से निकल चुका है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिख दी गई हैं। यहाँ पर भी CH3 बचा है, सिर्फ यहाँ पर भी CH3 बचा है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ से लोन पेयर गायब, अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड बन चुका है। और यहाँ से आप देखेंगे 2 ऑक्सीजन था, एक ही ऑक्सीजन यहाँ पर बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो चुका है, और जबकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी बचे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर देंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन, और वाटर का मतलब आप लोग जानते हैं H2O, और H2O में आप लोग जानते हैं H2O जब टूटता है तो हाइड्रोजन देता है, और OH यानी कि OH आयन और H आयन में टूट जाता है, H+ और OH- में टूट जाता है। अब देखिए उसका कमाल क्या होगा, आप कितना भी H2 यहाँ से ले सकते हैं, और लेने के बाद क्या होगा, यहाँ से टूटेगा C2H5 और यहाँ से टूटेगा C2H5O। C2H5 यहाँ से टूटेगा तो H2O, क्योंकि हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो H2O होगा ही, तो H2O में से OH आकर के क्या बना लेगा, C2H5OH। क्या बना लेगा, C2H5OH। और फिर से C2H5O है इसके पास, तो इसको सिर्फ क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो आप जानते हैं H2O जब टूटता है तो हाइड्रोजन भी देता है, तो हाइड्रोजन मिलकर के इसके साथ बना लेगा फिर से C2H5OH। तो कितनी बार C2H5OH बना, तो एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, 2 बार बन जाएगा C2H5OH। ये क्यों बना है, क्योंकि हम लोग करवा दिए हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी में डाल करके पूरा अच्छी तरह से हिला दीजिए तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन, सीधे सीधे समझ लीजिए हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर से रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये C2H5 नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये भी C2H5 नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों निकल चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर निकल चुका है, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पर आप हाइड्रोजन बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, तो वही वाटर में से आएंगे, क्योंकि वाटर आप जानते हैं H+ भी देता है और OH- भी देता है, तो वहाँ से ये आकर के लग जाएंगे। क्लियर है। अब आते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर C11O लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि CO और ये CO है, और ये जब CO और CO है तो यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, इस CO को गायब करना पड़ेगा। जब CO को गायब करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको हीट कर देना। क्या कर देना है, हीट कर देना है। तो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे CO और यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग 2 चीज़ मिलाए हुए हैं, एक तो हाइड्रोलिसिस करवाए हैं तो वाटर मिलाए हुए हैं, और दूसरा हम लोग क्या मिलाए थे शुरू में, HNO3 मिलाए हुए थे। तो HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन सभी के प्रभाव में यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑक्सीजन और आएगा, और जब आएगा तो मिल करके CO2 यहाँ से, CO2 यहाँ से, यानी कि 2 बार CO2 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 बार CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और जब 2 बार CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो बस कुछ नहीं, ये यहाँ से पूरी तरह से गायब, यहाँ से पूरी तरह से गायब, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था इस, यहाँ पर जो कार्बन है इन दोनों कार्बन से जुड़ जाएंगे, यानी कि ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी 3 जगह पे आपका CH3 बचेगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पे N ऑलरेडी है, और यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यहाँ पर H। तो H को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही यहाँ पर कार्बन को दिखाने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं, तब भी आंसर वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पायरिडीन, और आप चाहें तो इस CH3 को भी रिमूव कर सकते हैं आगे, और कुछ स्टेप ले करके रिएक्शन करवा करके इस CH3 को भी गायब किया जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। खुद ही इतना लंबा चौड़ा स्टेप बन चुका है, तो यहीं तक अगर आप लोग छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या आपको पूरा फुल मार्क प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक ये आपका पूरा मैकेनिज्म हो गया, और ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ पायरिडीन। इसको भी पायरिडीन ही बोलेंगे, बस यहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा पढ़ करके पायरिडीन कैसे बनता है, और बहुत ही आसान सा स्टेप था। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा पढ़ करके। और अगर मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी क्लासमेट्स को, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए।